क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम इस तरीके के प्रश्नों को कैसे जो है सरल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एक छोटे से मोटिवेशन के साथ यह क्लास मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। ठीक है, सफलता एक ऐसी मीठी मंजिल होती है जिसे पार करने के लिए हमको कड़वा मेहनत का घूंट पीना पड़ता है ना भाई। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है, हमको उस ठोकर से, उस दर्द से, उस कड़ा मेहनत से गुजरना पड़ता है और इस मेहनत के पश्चात एक मंजिल हमें प्राप्त होती है जो कि बहुत ही मीठी होती है। हम कड़वी चीज़ें जो है स्टार्ट में हमको मिलती ज़रूर है, लेकिन अंत में जो हमारे पास मौजूद होता है वो बहुत ही मीठा होता है, जो कि आपका कैरियर जो है क्या करता है, डिसाइड करता है। तो इसी के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, कुछ प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को सरल कर पाते हैं। ठीक है साथियों, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक पहला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सभी को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक पहला देखिएगा। क्या कहा गया है प्रश्न में कि नीचे दिए गए कथन एवं तर्क पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन एवं तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही उत्तर का चुनाव हमको करना है कि कौन सा हमारा जो है आंसर सही होगा। जनरली ऐसे टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाने लगे हैं आज के इस व्यापम वाले परीक्षाओं में। जितने भी प्रकार के, चाहे आप कोई भी व्यापम का परीक्षा क्यों न ले लें, सभी परीक्षाओं में इस तरीके का जो सवाल है आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का सवाल जो है पूछा जा रहा है। अब देखिए कैसे हमको इसको समझना है, कैसे हमको जानना है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जो तरीका बताऊं है ना उसमें सारी चीजें बन जाएं। बनेगा कब? जब आपका बेसिक जो है क्लियर हो, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो सवाल आपको पूरी तरीके से मालूम हो, तभी आप उसको समझ पाएंगे, तभी आप उसको जान पाएंगे। यानी आपके समझने के ऊपर ही है। अगर हम फाइनली कहें तो आपके समझने के ऊपर ही है। कैसे? देखो प्रश्न क्रमांक पहला हमको कहा गया है कथन में कि दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ठीक है, अब देखो हम उसको समझना कैसे। ये तो हमारा कथन हो गया। तर्क हमको क्या कहा गया है कि झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। क्या है? झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। अब देखो बनाएंगे कैसे। हमको सवाल तो ऐसा दिया जाता है ना। तो मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताना चाहूंगा कि ऐसे सवालों को आप किस तरीके से समझ सकते हैं। समझना जरूरी है ना भाई। आप इसको समझेंगे ही नहीं तो बना कैसे पाएंगे, है ना। तो ऐसे सवालों को सरल करने के लिए चूंकि हमको दो चीजें दिया जाता है, एक तो हमको स्टेटमेंट दिया जाएगा और दूसरा हमारा जो तर्क है वो हमको दिया जाता है ना। तो इन दोनों के मध्य में आप क्या कर दोगे, एक छोटा सा शब्द जो है लिख दोगे। कौन सा शब्द? क्योंकि। कौन सा शब्द लिख देना है आपको? क्योंकि। ठीक है, एक छोटा सा शब्द आपको लिख देना है। क्या? क्योंकि। अब इसको पूरा पढ़ते हैं, कथन को पढ़ते हैं अपन। अब एक साथ पढ़ेंगे, हम कथन और तर्क को भूल जाएंगे। अब एक साथ इस शब्द को क्योंकि लगा करके पढ़ेंगे। कैसे? देखो, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। ठीक है, झूठ बोलना एक तरह की क्या है? संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। ठीक है भाई। अब देखो मैंने क्योंकि लगा दिया बीच में। ठीक है, अब मैंने क्योंकि लगा दिया बीच में। अब पूरा मेरा क्या हो गया? एक शब्द बन गया। पूरा मेरा क्या हो गया? एक वाक्य बन गया। अब हमको इन वाक्यों को समझना है कि
कि मैंने ये शब्द लगाया तो क्या यह वाक्य मुझे सही लग रहा है। संयुक्त वाक्य आपने हिंदी में पढ़ा होगा, है ना। तो क्या पहला जो वाक्य हमको कहा गया है वो दूसरे को सेटिस्फाई करता है या उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये हमको समझना है। अब इसको पूरा समझते हैं। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है, ये कहा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, अगर हम कथन को देख रहे हैं तो पहला तो हमको सही लग रहा है कि दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे शब्द आया दैहिक उत्तेजना। तो दैहिक उत्तेजना मतलब क्या समझते हैं? दैहिक रूप से, आंतरिक रूप से, यानी हम कुछ भी, जैसे कुछ भी झूठ बोलते हैं या हम सच बोलते हैं या कुछ भी ऐसा चीज जिसको हम छुपाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति का हृदय गति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है या परेशान हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, कोई भी झूठ बोलता है तो, है ना। तो इसी को कहा जाता है दैहिक उत्तेजना, है ना। तो पहला कथन कहा गया है कि दैहिक उत्तेजना यानी व्यक्ति को देख करके क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है ना भाई। अगर झूठ बोल रहा है व्यक्ति तो कुछ ना कुछ उसका चेहरा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो हम दैहिक उत्तेजना के आधार से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ठीक है। तो पहला हमारा जो कथन दिया है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो तर्क है, क्योंकि झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। क्या झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है? गलत है ना भाई। झूठ बोलना एक संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया नहीं है ना। झूठ बोलना क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है ना। तो हमारा जो दूसरा कथन है यानी जो तर्क है वो क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी तर्क हमारा क्या है? गलत है। झूठ बोलना संज्ञानात्मक प्रक्रिया में नहीं आता, वो किस में आता है? एक जटिल प्रक्रिया में आता है। हमको कठिनाई होती है झूठ बोलने में, हमको कठिनाई होती है। हमको ये लगता है कि हम क्या बहाना बनाए इसके समक्ष, ये हमारा झूठ ना पकड़ पाए, है ना। तो वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। तो कथन तथा तर्क दोनों सही है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा कि कथन सही है परंतु तर्क गलत है। तो ये हमने कैसे जाना? तो हमने क्या किया? दोनों के मध्य में, यानी कथन और तर्क के बीचों बीच हमने क्या कर दिया? क्योंकि शब्द जोड़ दिया। तो पूरा ये कथन बन गया कि दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो हमको ये मालूम चल गया कि पहला तो हमारा सही लग रहा है, लेकिन दूसरा हमारा क्या है? गलत है, कि कथन की जो झूठ बोलना होता है ये क्या होता है? एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि शब्द लगा देंगे। अब इसके पश्चात हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, अब देखो फिर से वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं नीचे दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। पहला कथन दिया है हमारा, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे शब्द जोड़ दीजिए क्या? क्योंकि। ठीक है, यहाँ पे शब्द जोड़ दीजिए क्योंकि। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है क्योंकि सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। ठीक है, सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को क्या करती है? जन्म देती है। अब दूसरा देखो, दूसरा, अब हमने इस सवाल को पढ़ा। ठीक है, अब हम सही और गलत को पता करेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है कूट संकेत कि कथन तथा कारण दोनों सही हैं। क्या लग रहा है आपको सही? आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है क्योंकि सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म नहीं देती है, ये कथन हमको गलत। तो दोनों कथन तो हमारा सही नहीं है। पहला कथन हमको सही जरूर लग रहा है लेकिन दूसरा गलत लग रहा है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, पहला तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। दूसरा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। पहला तो हमको बिल्कुल सही लग रहा है कि आक्रामकता जो है कुंठा से उत्पन्न होती है, लेकिन जो दूसरा कारण है हमारा सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म, ये गलत हमको लग रहा है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही जाएगा। कारण सही है किंतु कथन जो है गलत है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कथन और कारण दोनों गलत है, ये भी हमारा। तो इसका भी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, कथन सही है
क्यों सही है? क्योंकि कुंठा से आक्रामकता जो है उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कारण जो है गलत है, क्योंकि हर प्रकार की जो कुंठा होती है वो आक्रामकता को क्या करती है? जन्म नहीं देती। ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा सभी लोग जवाब देते जाएंगे। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। अब यहाँ पे फिर से शब्द जोड़ दीजिए, कौन सा? क्योंकि। बस आपको यही शब्द जोड़ना है और दोनों को रिलेट करने का प्रयास करना है। जब रिलेट कर पाएंगे तो इसको आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे प्रश्नों को कि कैसे जो है इसको सरल हम कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं? बेहद जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब हमको पहला देखना है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की व्याख्या करता है। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा दिया हुआ है कि ए और आर दोनों क्या है? गलत हैं। ठीक है। ए और आर दोनों क्या है? गलत है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा देखो, पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। चलो समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सही कथन है हमारा। दूसरा कहा गया है क्योंकि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, यानी जो कथन यानी जो तर्क है वो क्या कर रहा है? कथन का जो है सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। इसी को दोनों से रिलेट करके जो है बताया जा रहा है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बीच में आपको क्योंकि शब्द जोड़ देना है। ठीक है। चलिए अगला देखो क्या कहा गया है। कथन पढ़ते हैं अपन। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। अब यहाँ पे शब्द जोड़ दीजिए, कौन सा? क्योंकि। आपको माइंड में लेकर के इसको पढ़ना है ना। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बीच में क्योंकि शब्द जोड़ देंगे। ठीक है। बीच में आपको क्या जोड़ देना है? क्योंकि शब्द जो है जोड़ देना है कि समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थियों की जरूरत को ही पोषित किया जाए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो अब बीच में हमने क्योंकि शब्द जोड़ दिया। अब हमको रिलेट करना है और रिलेट करने के बाद हमको आंसर लेने का जो है प्रयास करना है। अब देखो पहला कथन हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पहला कथन हमारा सही है। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए न कि केवल विशेष या विकलांग बच्चों के लिए होता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? सभी बच्चों के लिए, है ना। सभी बच्चों के लिए होता है। सबको समान रूप से शिक्षा मिले, है ना। सबको समान रूप से शिक्षा मिले, ये जो है समावेशी शिक्षा कहता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए, है ना। समावेशी शिक्षा का अर्थ तो यही होता है कि सबको समान रूप से शिक्षा मिले, है ना। तो इसमें केवल शब्द कहा गया है कि केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। ये तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा पहला कथन हमारा गलत हो गया, है ना। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित होती है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। तो दोनों कथन हमको यहाँ पे क्या लग रहे हैं? गलत लग रहे हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका चौथा नंबर। ठीक है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो बीच में क्योंकि शब्द जोड़ देंगे तो आप उस क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। चलिए पांचवा नंबर, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाए। में आप क्या जोड़ देंगे? यहाँ पे क्योंकि शब्द, बीच में आप क्या जोड़ देंगे? क्योंकि। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है
जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। केंद्रित दृष्टिकोण अर्थात छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है ना भाई। जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है वो क्या करता है, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल क्या करता है, पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करता है ना भाई। यानी छात्र पाठ्य पुस्तकों को पुनः प्रस्तुत करने के बजाय समस्या समाधान और उसके सक्रिय रूप में ज्ञान निर्माण को क्या करता है, सबसे अच्छा सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। माध्यमिक विद्यालय में सब छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। दोनों यहाँ पे हमको क्या लग रहा है, गलत कथन लग रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां का ये हो गया आज का। उम्मीद है आपको फुट वाले प्रश्न को अब सरल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हमको ये लगता है कि दोनों सवाल अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों को हमको रिलेट करना है। रिलेट करने के पश्चात हमको उनके सवालों का जो ऑप्शन में दिया जाता है कि ये तर्क सही है कि गलत है, उसको रिलेट करते हुए उसको जो है बताना रहता है, ठीक है। चलिए